ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्यूशन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज से हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सॉल्यूशंस। तो इनमें आपका पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले कहते हैं कि वैद्युत विभव की परिभाषा बताइए, और आगे पूछते हैं MKSA पद्धति में विभव का मात्रक लिखिए। तो सबसे पहले हम बताएंगे वैद्युत विभव की परिभाषा। वैद्युत विभव वैद्युत विभव की परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, ध्यान देंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। आप इसे दूसरे शब्दों में इस तरह से भी बता सकते हैं। यहाँ पर केवल वैद्युत विभव की परिभाषा उन्होंने पूछी है, तो वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार किसी आवेश को चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, किसी आवेश को बाह्य क्षेत्र से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से शो करते हैं और परिभाषा के अनुसार ही इसका सूत्र हो जाता है V इक्वल टू W बटे Q, W बटे Q 0। V क्या है? विभव है। इसको क्योंकि वोल्टेज को V से शो करते हैं, तो V से शो किया हमने। V इक्वल टू W क्या है? किया गया कार्य। क्योंकि आवेश को बाह्य किसी बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में मान लीजिए W कार्य करना पड़ता है, तो W और Q0 क्या है? उस परीक्षण आवेश का मान जो हम उस वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। तो हो जाएगा V इक्वल टू W बटे Q0। मात्रक लिखेंगे। W का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। W का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो इसके अनुसार इसका मात्रक हो जाता है जूल प्रति कूलाम। इसके अन्य मात्रक भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब मानकर चलिए ये जूल है, इसको हम तोड़ेंगे। किसमें तोड़ेंगे? मूल मात्रकों में। इसको आगे तक हम मूल मात्रकों में तोड़ते चले जाएंगे जब तक कि ये मूल मात्रक हमको प्राप्त ना हो जाए। अब ये क्या है? व्युत्पन्न मात्रक उत्पन्न हो रहा है। तो जूल है, कार्य है। कार्य का जो सूत्र होता है बल गुणा दूरी होता है, बल गुणा दूरी अर्थात किया गया कार्य। तो जूल को हम लिख सकते हैं बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। गुणा मीटर अर्थात न्यूटन मीटर बटे अब कूलाम को तोड़ेंगे तो आवेश है, आवेश का सूत्र होता है Q इक्वल टू आई टी। तो इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो A डैश S लिखा है मैंने, इसको मल्टीप्लाई में समझा जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया था एक बार। तो न्यूटन का भी नहीं पता। नीचे के जो मात्रक है ये एम्पियर है, ये सेकंड है, मूल मात्रक में बन चुके हैं। अब ये और ज्यादा नहीं टूट सकते हैं। अब ऊपर के जो मात्रक है दोनों, ये मीटर है तो ये भी चलो क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बन चुका है। तो मीटर को नहीं तोड़ सकते हैं अब और ज्यादा, लेकिन न्यूटन है, ये व्युत्पन्न मात्रक अभी बन रहा है तो इसको हम तोड़ेंगे। बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो केजी आ जाएगा, केजी। और चूंकि न्यूटन को हम तोड़ रहे हैं इनटू त्वरण, और त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर कहाँ पहुंचेगा? नीचे पहुंचेगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर एक मीटर है तो मीटर लिखिए, और नीचे क्या है? A इंटू एस। ये चल रहा है, ये सब गुणा में है। चलिए माइनस मत लगाइए, आप इसको गुणा का चिन्ह ही लगाइए हर जगह पर। डैश होता है ये, तो इसको आप गुणा का चिन्ह लगाकर दर्शा सकते हैं। अब देखिए किलोग्राम क्या है? ये कौन सा मात्रक है? किलोग्राम मूल मात्रक है। मीटर क्या है? ये भी मूल मात्रक है।
ये मीटर क्या है, ये भी मूल मात्रक है, ये क्या है एम्पियर, ये भी क्या है मूल मात्रक है, और ये सेकंड है और ये भी सेकंड है। तो ये इस समय मूल मात्रकों में टूट चुका है। तो इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर सेकंड की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि दो पावर ये है और एक ये, वो गुणा हो रही है तो गुणा में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो एम्पियर सेकंड की पावर ये 3 हो जाता है। अब यहीं से आप चाहो तो इसकी विमा तो विमा भी लिख लीजिए, विमा भी यदि आप लिखना चाहो तो इसकी यहीं से आप विमा भी लिख सकते हो, क्योंकि मूल मात्रकों में आपने ये इसके मात्रक को तोड़ लिया है। अब और ज्यादा ये नहीं टूट सकता है, तो किलोग्राम है, इसकी विमा होती है एम, सॉरी हाँ एम ही होती है, एम इंटू। अब देखिए मीटर की पावर 2 है, यानी एम स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एम्पियर की विमा एम्पियर ही होती है अर्थात ए, और जो समय है उसकी विमा टी होती है अर्थात टी की पावर 3। कुछ इस तरह से इसकी विमा हो जाती है। अब हम इसको एक लाइन में करके लिखेंगे, नीचे की जो जितनी भी पावर्स हैं, जो वैल्यू है, जो राशि है, वो सब हम ऊपर ले जाएंगे, तो जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, कुछ इस तरह से। ml स्क्वायर टी की पावर माइनस के 2 और टी की पावर -1, कुछ इस तरह से ये हो जाता है। अर्थात जो वैल्यू तो विभव है उसकी विमा ml स्क्वायर टी की पावर -3 और a की पावर -1 होती है। और इसका मात्रक क्या होता है जी, जूल प्रति कूलम। इसको साधारण रूप में भी आप कह सकते हैं वोल्ट। जूल प्रति कूलम को हम क्या कह सकते हैं, वोल्ट कह सकते हैं। तो VOLT भी इसका मात्रक होता है। परिभाषा मैंने आपको बताई दी है। जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर दे रखा है, दो बिंदुओं के बीच में हम किसी भी एक आवेश को दूसरे बिंदु तक लेकर चले जाते हैं तो उसे कहते हैं विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। और यदि किसी भी आवेश को बाह्य किसी बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं तो उसे केवल वैद्युत विभव कहते हैं। दोनों में केवल यही डिफरेंस है। अब ये क्वेश्चन आपका हो चुका है नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इसमें वो कहते हैं वैद्युत विभव का विमेय सूत्र लिखिए। तो वैद्युत विभव का विमेय सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, ये हमने कैलकुलेशन करके प्राप्त किया है। इसी तरह से आप सभी भौतिक राशियों के विमेय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं यदि आप भूल जाते हैं तो, क्योंकि रटने की चीज नहीं है, ये पूरा मैथमेटिकल से आपको आना चाहिए। किसी भी समय किसी भी वैद्युत विमा की वैद्युत या भौतिक राशियों की विमाएं ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका अलौकिक मान बताइए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा होती है किसी इलेक्ट्रॉन के विरामावस्था से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। दोबारा समझ लेंगे परिभाषा, किसी इलेक्ट्रॉन के विरामावस्था से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है और इसका अलौकिक मान होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, नेक्स्ट को समझ लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को स्मॉल ई वी से शो करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1 वोल्ट। ये वैल्यू जो आती है कूलम में आती है, वैल्यू कूलम में आती है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो इतना कूलम होता है इनटू, और जो वोल्टेज हमने माना है, क्योंकि परिभाषा के अनुसार वोल्टेज हमने क्या माना है 1 वोल्ट माना है, तो इस V के स्थान पर भी हम 1 वोल्ट का प्रयोग करेंगे, 1 वोल्ट का। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, अंकों की अंकों से गुणा करेंगे, मात्रकों की मात्रकों से गुणा करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का मल्टीप्लाई यदि 1 से करेंगे तो यही राशि आपको प्राप्त होने वाली है, अर्थात 1.6 इंटू 10 की पावर -19।
और कूलाम का यदि वोल्ट से आप गुणा करोगे, कूलाम इनटू वोल्ट का जब आप गुणा करोगे तो प्राप्त होगा जूल, प्राप्त होगा जूल। तो ये इसकी आपकी वैल्यू आ जाती है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल के बराबर होता है परिभाषा के अनुसार। परिभाषा के अनुसार ही हमने सूत्र बनाया है, परिभाषा के अनुसार ही हमने आंकिक वैल्यू प्राप्त की है, और परिभाषा के अनुसार ही हमने मात्रक बनाया है, और विमा भी हमने परिभाषा के अनुसार ही प्राप्त की है। ठीक इसी प्रकार से सभी भौतिक राशियों की विमाएं, मात्रक भी आप उसकी परिभाषा के अनुसार ही बता सकते हैं मैक्सिमम भौतिक राशियों में। तो ये हो चुका है। अब यदि इसमें से आपसे ये पूछा जाए, मैं लिख देता हूं चूंकि का चिन्ह लगाकर इसको, चूंकि कूलाम का मल्टीप्लाई जब वोल्ट से होता है, कूलाम इनटू वोल्ट, तो क्या प्राप्त होता है, जूल प्राप्त होता है, जूल। कूलाम इनटू वोल्ट इक्वल टू जूल। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल के बराबर हो गया। यदि 1 जूल की आप गणना करो तो, यदि आप 1 जूल को प्राप्त करना चाहो तो 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो इसमें ये सीधा सा रिलेशन होता है, और ये रिलेशन हमने ऊपर वाले रिलेशन से प्राप्त किया है, ऊपर वाली वैल्यू से प्राप्त किया है, अर्थात 1 जूल इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं ईवी क्या है, ईवी स्मॉल ई कैपिटल वी क्या है, इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। तो ये सब वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, परिभाषा सेम है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 था बिल्कुल सेम था, दोनों का आंसर बिल्कुल एक ही है। तो ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं क्या दो समविभवी पृष्ठ परस्पर काट सकते हैं, इसे समझाइए। यदि काट सकते हैं तो क्यों काट सकते हैं, और यदि नहीं काटेंगे तो क्यों नहीं काटेंगे। तो समविभव पृष्ठ के बारे में हमने पहले आपको बता दिया पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में भी हमने उसका जिक्र किया था। समविभव पृष्ठ पर क्या होता है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में वैद्युत विभवांतर सर्वथा शून्य होता है, क्योंकि समविभव पृष्ठ की परिभाषा के अनुसार ऐसा पृष्ठ होता है जिसमें प्रत्येक बिंदु पर, जिसमें स्थित प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव बिल्कुल बराबर बराबर होता है, समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ में जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। यदि दो समविभव पृष्ठ परस्पर काटेंगे तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न होंगी, जो कि असंभव है। ये जो लाइन है सीधा सीधा वैसे प्रभाव करती है जैसे जैसे वैद्युत बल रेखाएं होती है ना, दो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काट सकती है। क्यों, यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर, मानकर चलिए ये कोई पहली बल रेखा आ रही है इधर से और कोई दूसरी बल रेखा आ रही है इधर से, तो ये अगर एक दूसरे को काटते हैं तो कटान बिंदु जो है, कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न होंगी, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न होंगी, जो कि असंभव है। अर्थात पहली जो बल रेखा है, आप इसको बल रेखा नंबर 1 और इधर से आने वाली बल रेखा को दूसरी बल रेखा कह सकते हैं। तो पहली बल रेखा के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कुछ अलग बनेगी, और दूसरी बल रेखा के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो अलग बनेगी। अर्थात इससे यदि हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा कुछ इस तरह से खींचेगी, सीधी रेखा, और आप इसकी दिशा E1 करके लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, और दूसरी बल रेखा इसको काट रही है, अर्थात अपोजिट चल रही है, तो इसकी भी दिशा यदि आप ज्ञात करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाती है E2, जो कि असंभव है, क्योंकि जो बल रेखाएं हम खींचते हैं केवल एक ही चुंबक के माध्यम से खींचते हैं। चुंबक में क्या होता है, उत्तरी ध्रुव होते हैं, दक्षिण ध्रुव होते हैं। तो वो जब मैग्नेटिक चलेगा, हमारा चुंबक वाला जो टॉपिक है वो आएगा तो उसमें बहुत डीपली हम चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए केवल थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं धन सिरे से ऋण सिरे की ओर चलती हैं, धन से ऋण की ओर चलती हैं, और कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। और ये आपने साथ में 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम का आवेश भी लेकर चलती हैं, क्योंकि
ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है और ऋण सिरे की तरफ पूरी चलती है और कभी भी कटान बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। और यदि ये काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न होंगी, जो कि असंभव है। तो समविभव पृष्ठ में भी सेम यही बात लागू हो रही है। तो क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। यदि दो समविभवी पृष्ठ परस्पर काटेंगे तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न होंगी, जो कि असंभव है। ये इसका सीधा सा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कहते हैं किसी समविभवी पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच 800 माइक्रोकूलाम आवेश को गति कराने में कितना कार्य करना पड़ता है या कितना कार्य किया जाता है। तो बात कर रहे हैं समविभवी पृष्ठ की। समविभवी पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव बिल्कुल बराबर हो। तो किन्हीं भी दो बिंदु के बीच यदि हम विभवांतर की गणना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आवेश दे रखा है यहाँ पर कितना, 800 माइक्रोकूलाम, और जो विभवांतर बन रहा है V0 करके आप इसको लिख लीजिए। V0 समविभवी पृष्ठ के लिए विभवांतर क्या होता है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में वो 0 होता है, इसलिए मैंने इसको 0 करके लिखा। 0 बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर गलती कर देंगे, 0 होने के पश्चात मात्रक वोल्ट भी लिख देंगे। अरे भैया, जब इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, 0 की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसके मात्रक की भी कोई वैल्यू नहीं होती है। ध्यान देंगे, मात्रक केवल वही लिखा जाता है जहाँ पर कोई ना कोई आंतरिक वैल्यू हो, और जब आंतरिक वैल्यू है ही नहीं, 0 है, तो उसके साथ मात्रक कभी नहीं लिखा जाता है। क्योंकि मापन की जो परिभाषा होती है वो मात्रक के आंकिक मान एवं मात्रकों की तुलना होती है। आंकिक मान एवं मात्रकों की तुलना होती है। जब इसका आंकिक मान ही नहीं है तो मात्रक की तुलना नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर मात्रक नहीं लिखा जा सकता है। वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, किया गया कार्य पूछते हैं W इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है। V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। W की वैल्यू अगर ज्ञात करेंगे तो V इंटू Q 0 हो जाएगा, या Q इंटू V0 में हो जाता है। Q इंटू V0 यानी आवेश गुणा विभवांतर, आवेश गुणा विभवांतर। तो वैल्यू रखेंगे Q0 की तो कोई ना कोई वैल्यू है, लेकिन V0 की वैल्यू क्या है, 0। ये किसके लिए है, समविभव पृष्ठ के लिए, केवल समविभव पृष्ठ के लिए। समविभव पृष्ठ के लिए जो वैद्युत विभवांतर होता है किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में, वो 0 होता है। इसलिए V0 के स्थान पर आप 0 प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इंटू 0 हो जाएगा। 0 से कोई भी राशि का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो राशि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अर्थात कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। तो W इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो हम बता सकते हैं इसमें किसी समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच 800 माइक्रोकूलाम का आवेश है, उसको गति कराने में कितना कार्य किया जाता है। तो गति कराओ या मत कराओ, वो जो किया गया कार्य है हमेशा 0 होगा, या फिर स्वतंत्र ही वो एक दूसरे बिंदुओं के सापेक्ष गति करता रहेगा, और यदि एक स्थान पर है तो वो एक ही स्थान पर रहेगा। ये इसका सीधा सा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं एक खोखले आवेशित चालक के बाहरी पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं लंबवत क्यों होती हैं, क्या इस पृष्ठ पर किसी आवेश को चलाने में कार्य किया जाएगा। तो खोखला आवेशित चालक है, चालक की जो आकृति है उन्होंने नहीं दी है, खोखला चालक दे दिया केवल उन्होंने। तो खोखला चालक इस समय कैसा व्यवहार करेगा, समविभवी पृष्ठ के भांति व्यवहार करेगा। खोखले चालक को जब आप आवेश देंगे तो बल रेखाएं उसके लंबवत चलेंगी। जो पृष्ठ है, कोई भी पृष्ठ है, मानकर चलिए ये कोई पृष्ठ हो जाता है, ये ठोस है या चलो खोखला मान लीजिए, तो खोखला इसमें कहा गया है तो खोखला ही हम लेंगे यहाँ पर। ये पृष्ठ कैसा है, खोखला है, तो खोखला पृष्ठ मानकर चलिए कुछ इस प्रकार का है। खोखला पृष्ठ है, इसको हम आवेश देंगे तो आवेश देने के कारण ये आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, एक समान रूप से फैल जाता है। इसके बाह्यतम पृष्ठों पर क्या होगा, बल रेखाएं चलेगी। बल रेखाएं वो कैसे चलेगी, पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत चलेंगे भैया, ध्यान देंगे, पृष्ठ के लंबवत बल रेखाएं चलनी शुरू हो जाती है। और ये पृष्ठ कैसा बनेगा, इस समय समविभवी पृष्ठ बनेगा।
समविभवी ये पृष्ठ बनेगा। और ये बल रेखाएं कैसे चलेंगी, पृष्ठ के लंबवत चलेंगी। तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। एक खोखले आवेशित चालक के बाहरी पृष्ठ पर बल रेखाएं क्षेत्र के लंबवत क्यों होती हैं? क्योंकि यह एक समविभवी पृष्ठ की भांति व्यवहार करता है, जिसके कारण उससे चलने वाली बल रेखाएं लंबवत हो जाती है, पृष्ठ के लंबवत हो जाती है। लंबवत का मतलब है पृष्ठ के बीच में और बल रेखाओं के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए इस एंगल को लंबवत कहते हैं। क्या इस पृष्ठ पर किसी आवेश को चलाने में कार्य किया जाएगा? कोई कार्य नहीं किया जाएगा। कोई भी आवेश को ले लूँगा, मानकर चलिए ये बिंदु ए हो सकता है, ये फिर बिंदु बी हो सकता है, बिंदु सी हो सकता है, बिंदु डी हो सकता है, और कोई भी आवेश आपने मानकर चलिए यहाँ से बिंदु, ये आवेश क्या है, क्यू है, ये आवेश क्यू को बिंदु ए से बिंदु बी से सी, सी से डी, डी से ई, एफ जी एच तक ले जाते हैं, तो कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। कोई भी कार्य क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि यह पृष्ठ इस समय समभवी पृष्ठ की भांति कार्य करेगा, और समभवी पृष्ठ के लिए किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, वो 0 होता है। तो सेम कैलकुलेशन हो जाएगी, W = Q × V0 गुणा करेंगे तो W = 0 हमको प्राप्त होगा। इसलिए कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा, नो वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में वे कहते हैं एक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में कूलाम बल के विरुद्ध चलाया जाता है, कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? ठीक है, इसका क्षेत्र पर क्या प्रभाव होगा, निकाय की ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा? तो समझ लेंगे। सबसे पहले एक आवेश लिया है इन्होंने वैद्युत क्षेत्र में कूलाम बल, यानी जो कूलाम के नियम के द्वारा सूत्र उत्पन्न होता है बल का, F = 1/4πε0 Q1 Q2/R, उसके विरुद्ध वो चलाया जाता है। अब हम क्या करेंगे, एक चित्र बना लेंगे छोटा सा। एक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, अब वैद्युत क्षेत्र की बात हुई है तो वैद्युत क्षेत्र भी बना लो। ये पहली प्लेट हो गई है, ये दूसरी प्लेट हो गई है, ये धन आवेश है तो धन आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा। इस प्लेट को ऋणावेश दिया तो ऋणावेश पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा। माइनस प्लस से चलने वाली बल रेखाएं कुछ इस तरह से चलेंगी, एक दूसरे के लंबवत चलेंगी। अतः यहाँ पर क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, अर्थात ई वेक्टर कुछ आप इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है जी। अब क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, एक आवेश ले रहे हैं, मानकर चलिए वो लिया गया आवेश क्या है, वो क्यू है। आवेश को लिया हमने और वैद्युत क्षेत्र में कूलाम बल के विरुद्ध चलाना शुरू कर दिया, कूलाम बल के विरुद्ध। अब वैद्युत क्षेत्र तो केवल इतना ही क्षेत्र है जहाँ पर ये बल रेखाएं हैं, केवल उसी स्थान पर ही वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। अब बाहर तो कोई भी रेखा नहीं है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बल रेखाएं हैं इतने एरिया में, इस एरिया में, इतने क्षेत्र में हम वैद्युत क्षेत्र मान सकते हैं। सिंपल। तो क्या करेंगे हम, मानकर चलिए जो बल है, बल F इस तरफ से लग रहा है, F = इस तरह से लग रहा है, विपरीत दिशाओं में लग रहा है। और यहाँ पर हम बल देखेंगे तो बल इस तरह से लग रहा है, यहाँ पर देखेंगे बल अपोजिट लग रहा है, और हम ऊपर वाले कोने पर देखेंगे तो बल कुछ इस तरह से लग रहा है, ऐसे मानकर चलिए। और वास्तव में ऐसे ही लगेगा, बल अपोजिट यानी बाहर की तरफ को लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के अंदर नहीं बाहर की तरफ को लगता है। वैद्युत बल कौन सा बल है, कूलाम वाला, जिसका सूत्र अभी हमने बताया था। तो कूलाम बल के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं किसी भी एक आवेश को। मानकर चलिए कोई भी एक आवेश क्या है, आवेश ये रखा है और इस पर क्यू आवेश है, इस पर क्यू आवेश है। अब इस कंडीशन में यदि इस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लग रहा है और वैद्युत क्षेत्र में ये स्थित है तो ये चलेगा नहीं, एक ही स्थान पर ये रहेगा। इस पर कैसा आवेश है, ना प्लस का पता है ना माइनस का पता है, लेकिन यदि हम इसको चलाएंगे तो इस वैद्युत बल के विरुद्ध कोई ना कोई कार्य अवश्य किया जाएगा। तो ये पूछते हैं कि ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है जो भी पर्सन, जो भी कर्ता या जो भी मशीन इस आवेश को इस बल के विरुद्ध, जो कूलाम बल लग रहा है इसके विरुद्ध चलाएगा, उस बल के विरुद्ध बाह्य कर्ता को या मशीन को कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। तो
क्वेश्चन पूछा गया कि ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, तो बाह्यकर्ता कोई भी हो, बाह्यकर्ता के द्वारा यह कार्य किया जाएगा, बाह्यकर्ता के द्वारा यह कार्य किया जाएगा, क्योंकि बल के विरुद्ध चलना है। तो इसका आंसर आ चुका है। इसका क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप देखिए ये तो एक छोटा सा आवेश है, वैद्युत क्षेत्र प्रभाव किसके द्वारा पड़ेगा, ये तो केवल एक आवेश है, निमित्त मात्र है। जो वैद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति हो रही है ऊपर धनावेश और नीचे ऋणावेश वाले प्लेटों के कारण उत्पन्न हो रही है। यदि हम ऊपर वाले प्लेट, अब मानकर चलिए ये 100 कूलम का आवेश दे रखा था हमने, 100 कूलम का, नीचे भी हमने क्या है 100 कूलम का आवेश दे रखा था, ये माइनस में है और ये प्लस में है ऊपर। यदि हम इन आवेशों को बदल दें, ऊपर और नीचे लगने वाले प्लेटों की सतह पर रखे आवेश को बदल दें या लगने वाले आवेश को बदल दें, बदलकर 200 कर दें, 300 कर दें, 400 कर दें, 500 कर दें, तो उसी अनुपात में वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ जाता है, उसी अनुपात में वैद्युत क्षेत्र भी बढ़ जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र किस पर निर्भर कर रहा है, इन प्लेटों पर निर्भर कर रहा है। ये जो प्लेटें हमने लगाई हैं इन प्लेटों पर वैद्युत क्षेत्र निर्भर करेगा। इस पर लगने वाले आवेश को यदि हम घटाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र घट जाएगा, और यदि बढ़ाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इस पर जो आवेश गति कर रहा है, गति करने के पश्चात ये बिंदु ए से चल के मानकर चलिए बिंदु बी पर आ जाता है, उसके बाद बिंदु सी पर आ जाता है, फिर बिंदु डी पर आ जाता है, यानी वैद्युत क्षेत्र में कहीं ना कहीं गति कर रहा है, और बाह्यकर्ता के द्वारा लगाए गए बल के कारण ये गति कर रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र पर इस आवेश के द्वारा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सीधी सी बात हो गई है, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसके द्वारा प्रभाव पड़ेगा, इन प्लेटों पर लगने वाले आवेश पर, इन प्लेटों पर लगने वाले आवेश पर। और ये कैसे प्रभाव करेगा, मैंने एक लाइन थोड़ी गलत बोल दी है यहाँ पर, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, QE होता है। F इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E होता है। तो इसके अनुसार यदि हम चलते हैं और E को लेते हैं तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन Q हो जाएगा, इक्वल टू F अपॉन Q हो जाएगा। यानी जो बल लगा रहे हैं, वैद्युत बल लग रहा है कूलम वाला, वो यदि बढ़ेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी, और इस पर लगने वाला जो आवेश है ये घटेगा, ये घटेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी, और ये बढ़ेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी अनुपात में घट जाती है। ये थोड़ा मिसमैच हो गया था हमसे, तो मैंने सूत्र के अनुसार इसको सही कर दिया है। आप जो वीडियो देख रहे हैं तो थ्योरी को इसके अनुसार ही समझें, सूत्र के अनुसार ही थ्योरी को समझें। नेक्स्ट इसी में वो पूछते हैं इसका क्षेत्र पर क्या प्रभाव होगा, हमने बता दिया। निकाय की ऊर्जा पर क्या प्रभाव होगा। अब देखिए वैद्युत आवेश जब इसके अंतर्गत प्रवेश करेगा तो इस पर कोई ना कोई आवेश है, इस पर भी कोई ना कोई आवेश है। तो स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R, Q1 Q2 अपॉन R का प्रयोग करते हुए जो स्थितिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्योंकि ये आवेश इस वैद्युत क्षेत्र में ही रहेगा, और वैद्युत क्षेत्र में रहने के कारण आवेश की मात्रा भी बढ़ सकती है, बढ़ सकती है नहीं बढ़ेगी, जिसके कारण वैद्युत ऊर्जा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव तो उत्पन्न ही नहीं हो रहा, नहीं तो U0 इक्वल टू -P हम कर लेते, परंतु यह वैल्यू हमको माइनस में प्राप्त होती, ऋणात्मक ऊर्जा होती, उसको पूरा करने के लिए बाहर से धनात्मक ऊर्जा हमको देनी पड़ती। बाकी नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली ये आधा घंटे का वीडियो हो चुका है। यदि आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा कम पढ़ाओ या ज़्यादा पढ़ाओ या लैंग्वेज बदलो तो भी आप हमको कमेंट्स में बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।